एक टॉपिक बच गया था इसमें, पवार डायनेस्टी की इकोनॉमी। वो है पवार डायनेस्टी के कॉइनेज, सिक्के। एक ओवरव्यू मैंने इकोनॉमी में दे दिया था, बट लेट्स गेट इनटू अ लिटिल डीपर ऑफ इट। इस सिक्के पे किस राजा का नाम लिखा हुआ है, बता सकते हो? फतेह शाह, वेरी गुड। ये सिक्के सिक्के में कुछ लैंग्वेज आपको लग रही कि ये देवनागरी होगी या क्या होगी? तो कुछ अरेबिक सी लग रही है ना? ठीक है। इसमें तो कौन सी लैंग्वेज आपको दिख रही है? देवनागरी, संस्कृत देवनागरी। इन दोनों में आपको क्या लिख रही है ये? कुड बी पर्शियन और अराबिक। तो हमारे यहाँ पर अरबी राजा तो रहे नहीं, पर्शिया ही रहे, वाले ही रहे। तो ये पर्शियन हो सकती है, और पर्शियन में भी पर्शियन उर्दू उर्दू रही होगी। मतलब उर्दू भी अलग भाषा है, पर्शियन ही लगा लो। अब सवाल ये आता है कि उत्तराखंड का राजा और उर्दू पर्शियन सिक्के कैसे चला रहा है? ठीक है, देखते हैं। ये चांदी के सिक्के हैं, ये कॉपर का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है। अभी मैंने आपको कॉपर के सिक्के को क्या बोला गया था, वो बताया था? तका। ठीक है, तका, या ऐसे भी इसको यूज करते हो, TACA। और चांदी के सिक्के के लिए क्या बोला था? तिमाशी या तिमाशा। ये दो शब्द मैंने लिखा है, बताए हैं ना? बस, तो मेन तो ये दो है। अब रूलर से एसोसिएट करना है कुछ, कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी, कुछ क्रोनोलॉजीज। तो कॉइनेज वाले ज्यादा रूलर्स हैं नहीं, तो इसमें ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कॉइनेज सिस्टम ऑफ पंवार डायनेस्टी। प्री में लिमिटेड क्वेश्चन बनेंगे इससे, बट मेंस में इसमें आप पूरा टॉपिक बना सकते हो। तो तीन बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कॉइनेज से रिलेटेड। पहले पंवार डायनेस्टी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि क्या पंवार डायनेस्टी वाले ऑथोराइज्ड थे कि वो अपने टेरिटरी में कॉइन सिक्के जारी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? क्योंकि जब आप चंद डायनेस्टी पढ़ोगे ना, यू नॉट सी द चंद डायनेस्टी कॉइन्स। आपको चंद डायनेस्टी से रिलेटेड कॉइनेज में कुछ नहीं मिलेगा, उनकी खुद की कोई मिंट नहीं थी। ठीक है, बट पंवार डायनेस्टी वालों की अपनी मिंट थी, और एक ही जगह पर उनकी मिंट थी मेजरली। वो कहां पर रही होगी? श्रीनगर में रही होगी, जहां पर उनकी कैपिटल थी। मिंट पूछेगा फैक्चुअल तरीके से, क्योंकि आप ये चांदपुरगढ़ भी तो लगा सकते हो, और भी तो जगह लगा सकते हो आप। तो मेजर तो उनकी श्रीनगर। कुछ मेजर रूलर्स और उन्होंने कौन से सिक्के जारी करे, सिक्के की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, थोड़े बहुत फैक्ट्स यहाँ पर मैं बताऊंगा। और इसमें कुछ नहीं है, बस 5-6 रूलर्स हैं और देख 2-4 सिक्के हैं, बस ज्यादा नहीं है। फिर भी रूलर के हिसाब से पहले मैं कॉइन्स बताऊंगा, उसके बाद में फिर क्या करूंगा, सब इकट्ठा कर दूंगा एक टेबल में। मैंने ओवरऑल पंवार डायनेस्टी के टाइम पर कौन कौन से मुख्य सिक्के थे, और वो सिक्कों का मतलब क्या था, जैसे कि किसी का वेट क्या था, कौन सा गोल्ड का था, कौन सा क्या था, यहां समराइज कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आऊंगा मैं करेंसी वैल्यूएशन। भाई जैसे एक तका है, सिल्वर, तिमाशी है, तो तिमाशी सिल्वर का कॉइन है, तका कॉपर का कॉइन है। अब आपको पता है कि आप करेंसी एक्सचेंज करते हो। अगर कोई 500 का नोट है, मेरे पास 500 का नोट है, और आप ही की इकोनॉमी के अंदर आपके पास 100 का भी नोट है, तो एक 500 का नोट दूंगा तो मेरे को बदले में कितने 100 के नोट देने पड़ेंगे? 5 नोट। तो ये होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज दो टाइप का होता है, एक विद इन द करेंसी, विद इन द इकोनॉमी, और एक दूसरी इकोनॉमी के साथ, यानी दूसरे राजा महाराजा के साथ। तो थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। जैसे हम लोग तिब्बत वालों के साथ, ये लद्दाख वालों के साथ डील करते थे, तो उनका सिल्वर करेंसी होता था जौ। इसका जिक्र मैंने पीछे किया है। तो जौ है और इधर से तिमाशी है, तो वो भी तो आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। आप समझ रहे हो? दूसरी करेंसी में, जैसे इंडिया डॉलर में, डॉलर इंडिया में एक्सचेंज होता है, तो ऐसे हमारे सिक्के भी एक्सचेंज होते थे। भाई हो सकता है कि हम जो सिक्का चला रहे हो उसमें चांदी ज्यादा हो, और दूसरा वाला कम छोटा चांदी का सिक्का चला रहा हो। तो ये ग्राम्स वगैरह और एक यूनिफॉर्मिटी भी तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसे भी एक्सचेंज होता था, ये अब आपको यहां पता लगेगा ये, विद दिस हिस्ट्री। तो करेंसी की वैल्यू और इक्वेशन कैसे थी, कुछ यहाँ पर फिर फॉरेन करेंसीज के बारे में बताऊंगा। और कॉइनेज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था या नहीं था कॉइन्स को लेकर के, उससे पता लग जाएगा थोड़ा बहुत कि किसका था तो क्या था।
और आज ये जो कॉइन्स हैं ये कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड कलेक्शन सेंटर्स। आज भी आपके पास ये जो कुछ सिक्के हमें पंवार डायनेस्टी के मिले हैं वो कहीं ना कहीं पर रखे हुए हैं। वो कहाँ रखे हुए हैं? बस दो फैक्ट बनेंगे, बस और कुछ नहीं बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले लेट्स कम टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पंवार डायनेस्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉइनेज। ये मैं कॉइनेज से रिलेटेड हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है, जैसे कि पंवार डायनेस्टी जो है वो शुरुआत में जो कनकपाल होता है 888 ईडी, ये जब रूल स्टार्ट करता है तो कनकपाल तो मात्र एक गढ़ का गढ़पति होता है एक तरीके से। हमने उसको रूलर बोला है बट वो एक्चुअल में रूलर था नहीं, वो गढ़पति टाइप का था। जो भी कनकपाल से लेकर के आगे लसण देव के पहले तक भी, लसण देव तक ही लगा लो, जिसको लक्ष्मण देव भी बोला गया है, वहां तक तो जो भी ज्यादातर पंवार रूलर्स थे वो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के अंडर में थे। और आपको पता है कि कार्तिकेयपुर डायनेस्टी वालों की तो अपने खुद के सिक्के चलते थे, है ना। तो पंवार डायनेस्टी ने अपनी सोवरेनिटी कहां से हासिल करी? 10th सेंचुरी के आसपास से, 10th 11th सेंचुरी, जब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी कोलैप्स हुआ। अब समझते हैं इनकी इकोनॉमी तो सर बार्टर सिस्टम डोमिनेंट इकोनॉमी थी ना, कल भी तो पढ़ाया था ना मैंने भाई। पंवार डायनेस्टी में ये आप ये लगा लो आजादी तक भी, अंग्रेजों के आने तक भी बार्टर सिस्टम ही डोमिनेंट था। सिक्के तो रेयर चलते थे, हमारे गांव में तो बार्टर ही चलता था। तो हमारे यहाँ डिस्पाइट इशूइंग कॉइन्स, इनके पास कॉइन्स की इशूइंग तो थी ही, बट सिस्टम रिमेन बार्टर। बार्टर सिस्टम वाज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्सचेंज। करेंसी सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड इसलिए था क्योंकि हमारे पास सोना चांदी नहीं था अपना खुद का। वर पंवार डायनेस्टी रूलर्स सोवरीन? क्योंकि देखो एक तरफ के हिस्टोरियंस बोलेंगे कि अगर पंवार डायनेस्टी के हमें ज्यादा सिक्के नहीं मिले तो हम बोलेंगे कि यार ये फिर तो या तो मुगल्स के या दिल्ली सल्तनत के, इनके इन्फ्लुएंस में रहे होंगे, उन्हीं के सिक्के चलाए होंगे फिर इन्होंने। बट हमें ऐसा भी नहीं मिला है। तो सोवरेनिटी इनकी थी क्योंकि हमें इनके सिक्के मिले हैं। फतेहपति शाह के नाम का सिक्का मिल रहा है, प्रद्युमन शाह के नाम का सिक्का मिल रहा है, प्रदीप शाह के नाम का सिक्का मिल रहा है। तो वो कहते हैं ना सिक्का है इसके नाम का तो सिक्का चल रहा है, यानी कि इसका ताकत चल रही है। इसलिए भी और हम बहुत ज्यादा, हमारा काम बार्टर से चल जा रहा था तो हमने गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट भी नहीं करा, ये भी कह सकते हैं। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए भी उतना माल था नहीं, बस हम एक पहाड़ी जीवन जी रहे थे बस। और एक बेसिक सी, एक जो कहते हैं ना कि एक बेसिक लाइफस्टाइल को बस सरवाइव कर रहे थे। वी वर नॉट लाइक एन डायनास्ट जो कि बहुत बड़ी एम्पायर बना करके चल रहे थे ना, तो जिंदगी चली रही थी। तो हमें सोवरेनिटी कैसे पता लगती है? क्योंकि जो चंद किंग थे हु वर मुगल वैसल्स, दे लेफ्ट नो नोन कॉइन्स। चंद वंशों के आपको सिक्के नहीं मिलेंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो मुगलों के अंडर में थे ज्यादातर। कुछ कुछ टाइम पर ये परमारों के अंडर में भी आए हैं, आए ना कुछ कुछ टाइम पर, बट ज्यादातर चंद डायनेस्टी के लोगों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी है और मुगलों के ही सिक्कों को एक्सेप्ट करा है। तो इनके तो मिले नहीं, लेकिन पंवार रूलर्स इशूड कॉइन्स टू सिग्निफाई देयर इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कल्चर चल रहा था ना हमारी पंवार डायनेस्टी में, तो हमें बार्टर से सब ठीक चल रहा था, तो हमें सिक्कों की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। बट फिर भी राजा सिक्का क्यों इशू कर रहा था? एक तो और कंट्रीज के साथ जब वो डील कर रहा था तो उसमें हमारे भी तो सिक्के वहां जाने चाहिए ना, वहां के सिक्के यहां आने चाहिए। तो इसके लिए सिक्के से सोवरेनिटी डिफाइंड होती थी। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में श्रीनगर में एक मिंट एस्टैब्लिश की गई थी जब अजय पाल ने कैपिटल बना दी थी। तो अजय पाल यानी कि 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के आसपास से, 14th सेंचुरी से श्रीनगर में सिक्का चलने शुरू हो गया। सो दिस वाज क्रिएटेड, ठीक है। और कुछ शब्द जैसे सिक्कों पर वर्ड्स ऐसा कुछ लिखाना कि बद्रीनाथ बुलंद या बुलंद बद्री, तो बुलंद बद्री अगर कोई सिक्के पर लिखा रहा है राजा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उस राजा की सोवरेनिटी दिखा रहा है।
यानी वो राजा सिर्फ किसकी किसकी मानेगा? देखो, एक सिक्के पर बुलंद बदरी आया, ठीक है, इस पे एक सेकेंड ना, मैं एक और वर्ड था मैं मिस कर गया। वो बुलंद बदरी मैंने इससे पहले भी बता रखा है ना आपको, राजा का टाइटल था ना, हाँ, सिक्के पर। तो अगर राजा बुलंद बदरी का टाइटल ले रहा है तो ये क्या बताएगा, बताओ? पहला मैंने बताया कि राजा क्या चाहता था कि वो अपने आप को भगवान बद्रीनाथ का क्या एक पावर, मतलब जिसे कहते हैं ना पावर को, भगवान की शक्ति की को जनता तक पहुंचाने का एक मीडियम बता रहा था कि मैं हूं, मेरे थ्रू है, मैसेंजर है, तो मेरे अंदर भगवान की शक्ति आ रखी है, तो आप मेरी मानोगे। और दूसरी चीज ये भी बताता है कि हम सिर्फ किसकी सुनते हैं? भगवान बद्रीनाथ की सुनते हैं, हमारे ऊपर और किसी का कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर किसी की सोवरेनिटी नहीं, हमारे ऊपर सिर्फ भगवान है, उसके बाद कोई मुगल नहीं है, कोई फलाना नहीं है, कोई ढिमकाना नहीं है। तो ये भी तो दिखाता है किसी राजा की सोवरेनिटी के बारे में। तो ये तो आपकी शुरुआत हो गई है, आप कॉइन्स पे चलते हैं, एक एक दो तीन राजा हैं, उन राजाओं के सिक्कों के बारे में देखते हैं। मेजर रूलर्स एंड देयर कॉइन्स। सबसे पहला राजा जो पंवारों का मिलता है जिसका सिक्का था, वो था लक्षणदेव और लखनदेव। He was the 28th ruler who ruled from 1310 to approximately 1333 AD। ठीक है, जो पहला राजा था जिसका सिक्का, जिसने सिक्का जारी करना स्टार्ट करा था, वो था लक्षण देव। तो ये एक फैक्ट आपका बनेगा प्री के अंदर। क्या बनेगा? इनमें से कौन सा पंवार रूलर था जिसने सबसे पहले सिक्के इशू किए थे? तो लक्षण देव या लखन देव। आप ध्यान देना, ये सेम पॉइंट मैंने आपको लक्षण देव में भी लिखवा रखा होगा, क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक सकते हो। तो इसके कॉइन किस टाइप के थे और उन कॉइन्स की क्या फीचर्स थे, और कुछ उस कॉइन से क्या चीज पता लगी, उस पर कुछ एक हिस्टोरिकल नोट मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी तो मेन तो यही है कि कॉइन किस टाइप का रहा होगा। तो बताओ, चांदी का सिक्का रहा होगा या तांबे का सिक्का रहा होगा? इट वॉज अ कॉपर कॉइन। ठीक है, कॉपर कॉइन था जिसके ऑब्वर्स में देवनागरी में लिखा गया था उसका नाम, और रिवर्स में कुछ इनडिस्टिंक्ट सिंबल हैं, मतलब कुछ ऐसे सिंबल हैं जो पहचाने नहीं जा रहे हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, रिवर्स मतलब समझ तो ना, हाउ हाउ कैन यू से दैट दिस इज अ रिवर्स ऑफ अ कॉइन एंड दिस इज एन ऑब्वर्स ऑफ अ कॉइन? ये कैसे पता लगता होगा? सिक्का है कोई, किसके पास है अभी सिक्का है? देखो एक सिक्का दो तो। मेरे पास है नहीं ना, मैं डिजिटल वाला हूँ। ये है सिक्का, ये है 10 रुपए का साइन सिक्का, इधर ₹10 है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है पीछे, पीछे कह रहा हूँ, इधर पीछे नहीं, सॉरी, इधर भारत इंडिया 2018 सत्यमेव जयते। तो इधर लिखा हुआ है भारत इंडिया 2018 सत्यमेव जयते, और इधर लिखा हुआ है 10। उस जमाने में सिक्के की वो नहीं होती थी, ऐसे 10 रुपए 5 रुपए उसका वैल्यू नहीं लिखा होता था सिक्के पे। क्यों नहीं लिखा होता था? वो वैल्यू कैसे पता लगता था सिक्के का? उसका वेट और मटेरियल, इंट्रिंसिक था ना, इंट्रिंसिक कॉइन का जो वेट और मटेरियल होता है वही सिक्के का वो होता है। अब जब भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इस सिक्के का ऑब्वर्स ये है 10 रुपीज, ये इसका फ्रंट है। ऑब्वर्स का मतलब क्या होता है? फ्रंट, ये भी याद रखना। और रिवर्स का मतलब क्या होता है? बैक। वो तो आप वैसे कर रहे हो ना ट्रेडिशन में कि हेड ये है टेल ये है, वो तो आप कर रहे हो ना क्योंकि ये भारत पहले है, इंडिया पहले है और ये है। बट अदरवाइज जो कॉइनेज वो होती है उसमें वैल्यू पहले होती है। ठीक है, पहले होती है वैल्यू। अब जैसे उस जमाने में
जैसे ये पीछे सिक्का है, हाँ, जो राजा का नाम होगा वो होगा आगे, और जो डिजाइन्स होंगे, जो उसके पीछे क्या डिजाइन होगा वो पीछे होगा। मैंने कुछ गलत बोल दिया? ये क्या है? ये हेड है, ये राजा, हाँ, तो ये राजा का नाम हुआ ना, ये हेड ही होगा, और ये टेल होगा ऑब्वर्स, रिवर्स। ये रिवर्स है, ये ऑब्वर्स है, क्योंकि अब तो हमने वैल्यू लिखनी शुरू कर दी ना, पहले तो इस पे डिजाइन चलते थे। तो ये जो डिजाइन वाला हो गया, ये हो गया रिवर्स, और जो इशूअर हो गया वो हो गया ऑब्वर्स। ठीक है, ऐसे चलता था। ले लो, 10 की आ रही है आजकल। अच्छा, लसण देव यानी कि लखन देव, 28वां राजा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि लसण देव के सिक्के की स्क्रिप्ट क्या थी, फैक्ट प्री का क्या बनोगे, क्या लिखोगे, देवनागरी। क्यों? क्योंकि लसण देव है 1310 और 1333 के आसपास का रूलर, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था। मैं आपको एक लॉजिक भी दे दूं कि जब तक दिल्ली सल्तनत चलेगा, यहां के राजा उनके जैसी लैंग्वेज के सिक्के नहीं इशू करेंगे। ठीक है, अपनी देवनागरी चलती रहेगी। लेकिन जब जैसी मुगल या सल्तनत आ जाएगी तो उनकी कोर्ट पोएट होगी पर्शियन, तो पर्शियन में फिर यहां के राजा सिक्के जारी करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए बस, और ट्रेड यूनिफॉर्मिटी के लिए। ये नहीं कि वो हम उनके अंडर में काम कर रहे, नहीं, उस चीज के लिए नहीं। तो फिर आगे के राजाओं के देवनागरी के भी कॉइन होंगे और पर्शियन कॉइन्स भी होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब देखो, एक यहां पर हमें जब लसण देव का सिक्का मिला तो कई लोगों ने बोला कि जो जो हिस्ट्री लसण देव के बारे में लिखी गई होगी, उस राजा के लिए एक शब्द यूज किया गया सुदक्षण पाल करके। ठीक है, कई हिस्टोरियन ने बोला कि ये जो राजा है इसका नाम है सुदक्षण पाल। लेकिन जब इसके सिक्के की एनालिसिस की गई तो जो हरिकृष्ण रतूड़ी जैसे जो हिस्टोरियन है, उन लोगों ने बोला कि ये जो राजा लसण देव है, या ये जो सिक्का हमें मिला है, ये सुदक्षण पाल का नहीं है, ये किसका सिक्का है, लसण देव का है। तो वो सिक्के को मतलब एक लिंकिंग वगैरह दे रखी है नोट के तौर पर। मेंस वेंस में कहीं पर यूज करना होगा तो आप कर सकते हो, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लसण देव के सिक्कों पर हरिकृष्ण रतूड़ी ने इसमें से कौन से राजा का के एग्जिस्टेंस को नकारा है, तो वहां पर ये सुदक्षण पाल वर्ड यूज हो सकता है या अजय पाल वर्ड यूज हो सकता है, बट अदरवाइज यहां से क्वेश्चन रेयर बनेगा। सो दिस इज वेयर यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, लसण देव का सिक्का, बस इतनी बात याद रखनी। आगे चलते हैं, लिख लिया? अब इसके बाद मुझे चाहिए फतेहपति शाह का सिक्का। ठीक है, फतेहपति शाह ने 1665 से लेकर के 1700 1617 तक रूल करा है। ठीक है, फतेह शाह, जो भी पीछे सिक्का दिखाया था मैंने, वो किसका सिक्का था? नहीं नहीं, जो पिक्चर में था लसण देव का तो सिक्का ही नहीं दिखाया मैंने। हम्म, हाँ हाँ, तो बुलंद बद्रीनाथ। So he is known for issuing a high quality silver currency in two distinct shapes। ठीक है, दो तरीके के सिल्वर के सिक्के जारी करे थे, बहुत ही अच्छी शेप में, और उनको तिमाशी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तिमाशी। ठीक है, तो अब ये जो दो शेप्स थे, इनमें से पहला शेप क्या था? ऑक्टागोनल सिल्वर कॉइन, और दूसरा शेप क्या था? सर्कुलर सिल्वर कॉइन। ठीक है, एक तो हो गया ऑक्टागोनल और एक हो गया सिल्वर कॉइन। तो एक क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, क्योंकि कॉमन तो सर्कुलर कॉइन होता है, तो अब यहां पर आएगा क्वेश्चन कि इनमें से किस पंवार राजा ने ऑक्टागोनल कॉइन्स को इशू किया था, तो वहां पर क्या आएगा? फतेहपति शाह। आठों दिशाओं को जीतने वाला फतेहपति शाह, पावरफुल तो था ही वैसे भी। अब ये जो ऑक्टागोनल कॉइन है, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? विद 8 कॉइन्स। ऐसे कॉइन्स कहां पर इशू होते थे? मराठा डायनेस्टी में। छत्रपति महाराज शिवाजी से इंस्पायर्ड था, उसी टाइप के कॉइन्स यहां पर लाए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा। मेदिनी शाह, सनो, सुन, सुनो, जो भी है, मेदिनी शाह का
बेटा श्री फतेहपति शाह। ठीक है, बद्रीनाथ कृपया जगतीरा जय, यानी कृपया, बद्रीनाथ कृपया जगत तीरा। हाँ, तो बद्रीनाथ कृपया का मतलब बद्रीनाथ की कृपा से। तो देखो यहाँ पर बद्रीनाथ की कृपा, बुलंद बद्री, ये दो टाइटल मिल रहे हैं ना बद्रीनाथ को लिंक करके, जो ये बताता है कि पंवार डायनेस्टी वाले बद्रीनाथ को कितना मानते थे, है ना। तो ये जो ऑक्टागनल है, इसका इंस्पिरेशन कहां से आया था इसको, ही अडॉप्टेड दिस फ्रॉम द कॉइनेज ऑफ छत्रपति शिवाजी। ये भी क्वेश्चन आएगा ना, इनमें से किस पंवार डायनेस्टी के राजा ने छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर होकर के सिक्के जारी करे, तो क्या लिखोगे, फतेहपति शाह। यहां पर लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत में जो ये लहजा है ना लिखने का, फ्लो जो है, ये एक पोएट्री फ्लो है। क्या है ये, पोएट्री फ्लो। इस पोएट्री फ्लो को संस्कृत में बोलते हैं अनुष्टुब मीटर। मीटर क्या बोलते हैं, अनुष्टुब। ये एक मतलब संस्कृत लिखने का एक लहजा है। तो आप सिंपल करो, जैसे संस्कृत में श्लोक लिखे जाते हैं ना, जो सारे के सारे श्लोक लिखे गए हैं रामायण महाभारत में, ये संस्कृत की एक पोएट्री है, दो दो लाइन ऐसे करके होती है ना, दो लाइन ऐसे। तो संस्कृत की पोएट्री के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अनुष्टुब। तो इस स्टाइल में ही लिखा गया है। एंड द इंस्क्रिप्शंस, इस पर कुछ इंस्क्राइब्ड किया गया है। एक तो फतेहपति शाह का नाम, उसके पिताजी का नाम, और उसके साथ साथ बद्रीनाथ कृपया, यानी कि बाय ग्रेस ऑफ बद्रीनाथ। ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये तो थे आपके ऑक्टागनल कॉइन। देखे जरा ऑक्टागन बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 कॉइन, 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे 1 2 3 4, ऐसे ऑक्टागन। लॉकडाउन के टाइम मेरा जो घर बना ना, वो लॉकडाउन के टाइम पर बना है। तो इसमें क्या होता था कि कभी कभी मैं आता था और बताता था ऐसे कर देना वैसा कर देना, और 1-2 दिन तक जाता नहीं था, तो कुछ का कुछ कर देते थे। तो मैंने ना ऐसे ही ऑक्टागन की ऐसे फॉल सीलिंग का डिजाइन दे रखा था एक। उस बंदे ने भाई साहब उस ऑक्टागन का जो बना रखा है ना, मतलब ने पता है क्या कर रखा है, जैसे ऐसे है ना, एक तरफ ऐसे, फिर ये कम, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कोने में जो लेंथ होती है ना, ऑक्टागन के कोने की लेंथ होती है, वो लेंथ की सिमेट्री नहीं है लंबा सा कर रखा है। अब भाई साहब वो जब वो उन्होंने, वो पहले क्या होता है उसमें, वो कब उसके खांचा बनता है, बेस बनाते हैं, पहले वो मार्क करते हैं उससे, रब उससे थ्रेड से ना, वो इंक से। तो पहले उसने दिखाया, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, इतनी लाइनें थी, मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद गया वहाँ, भाई क्या बना दिया। मैंने कहा अब छोड़, रहने दे, क्योंकि सामान सब मेरा ही था, पैसे मेरे ही लग रहे थे, लेबर रेट। नहीं नहीं, मैंने अपना खुद ही बनाया सब कुछ, सुई से सब्बल। मिस्त्रियों को टूल भी मैं खुद ही देता था। एक सर्कुलर शेप का कॉइन, दूसरा वाला, ठीक है। ये सर्कुलर टाइप का जो कॉइन था, ये मुगल से इंस्पायर्ड था। और अब आप ध्यान दो, ये 1716 के आसपास औरंगजेब का कार्यकाल चल रहा था और छत्रपति शिवाजी का कार्यकाल, है ना। तो उसी के टाइम पर तो आप फतेहपति शाह को औरंगजेब और छत्रपति के समय का भी लगा सकते हो। देखो छत्रपति शिवाजी का टेन्योर कब से है, 1674 से 80, लेकिन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने उनको 1643 से ही शुरू कर दिया था, तोरण वोरण ये सब जो किले विले जीत रहे थे, तो 1643। और औरंगजेब का अगर आप टाइम लगाओगे तो औरंगजेब कब है, 1657, उसमें सामूगढ़ का युद्ध 58 से राजा बना, और 1707 तक। अभी कौन है, सो ये इसका स्टाइल था मुगल स्टाइल, लाइक फॉर ट्रेड विद द सदर्न मुगल टेरिटरीज। तो सदर्न मुगल टेरिटरीज के साथ ट्रेड करने के लिए ऐसा स्टाइल था। एंड द डिनोमिनेशंस वर
रुपी एंड तिमासा, ठीक है। इसने जो सिक्के जारी करे थे उसमें, क्योंकि रुपी जो है वो मुगलिया सल्तनत में रुपी चलता था ना सर, रुपी कौन सा वाला कॉइन था, बताओ, हिस्ट्री पढ़ी है। अरे रुपी कौन सा धातु का कॉइन था, सिल्वर था, तांबा था, चांदी था, लोहा था, सोना था, क्या था रुपी? भगवान, सिल्वर कॉइन था रुपये, हाँ सिल्वर, रुपया, ठीक है, सिल्वर कॉइन। तो रुपी के उनके जैसे रुपी का इसने भी रुपी जारी करा, और उसके साथ साथ क्योंकि तिमासा इनकी अपनी खुद की लोकल करेंसी थी, तो इसने जो तिमासा जाइन करा वो किसके बराबर था, 1/4 ऑफ रुपी। तो जो मुगलों का 1 रुपए का सिक्का था, इसकी वैल्यू कितनी थी, उससे 4 गुना कम थी। हमारे चांदी के सिक्के की वैल्यू उनके चांदी के सिक्के के सामने 4 गुना कम था। छोटा ही रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस जमाने में वही वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से ही तो होता था ना। उस जमाने में ऐसे थोड़ी होता था कि आपकी जीडीपी कितनी है, मेरी जीडीपी कितनी है, इससे नहीं होता था। और इस पर क्या लिखा रहता था, ठीक है, क्या लिखा गया था उस पे, बद्रीनाथ शाही, यानी कि बद्रीनाथ इज माय हेल्पर। देखो कहीं पर बद्रीनाथ कृपा, बद्रीनाथ शाही, सहाय, सॉरी सहाय मतलब बद्रीनाथ इज माय हेल्पर, और कहीं पर बुलंद बद्रीनाथ। ये 3 बद्रीनाथ से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन नोट लिख करके नीचे लिख सकते हो आप अलग से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पीसीएस प्री में पूछ सकता है कि पंवार के सिक्कों में इनमें से क्या लिखा गया था, बद्रीनाथ शाही, बद्रीनाथ मतलब कृपा, या ये सब।